पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में सवालात और जवाबात के सिलसिले की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस चैनल पे मैंने एक पोस्ट में अपने सब्सक्राइबर से कहा था कि अगर उनका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के हवाले से कोई भी सवाल है तो वो वहाँ पर लिख सकते हैं और एक वीडियो सीरीज़ जो कि इन सवालात पे मुश्तमिल होती है उसमें सवालात का जवाब दिया जाएगा। तो उस सिलसिले में कुछ शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस हैं जिनको आज की वीडियो में कवर किया जा रहा है और इसके बाद जो बकिया सवालात हैं जो पेंडिंग हैं उनको एक एडिशनल वीडियो में कवर किया जाएगा। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका सवाल है कि मैं स्टॉक मार्केट में एक नया इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके लिए वो पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए और क्या शेयर्स को ख़रीदने के बाद किसी ख़ास मुद्दत के अंदर उस शेयर को बेचना लाजमी होता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब आप स्टॉक्स को ख़रीद लेते हैं तो वो आपकी ओनरशिप में होते हैं और जब तक आप चाहें उन शेयर्स को आप होल्ड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा जिस तरह की लिमिट नहीं होती और आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आपने शेयर्स को बेचना है। ये आपके ऊपर होता है कि आप की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जो आपकी गोल्स हैं, उसके हिसाब से वो शेयर आपका कितना मैच कर रहा है और कितना अर्सा आप उसको रखना चाहते हैं। आपके टारगेट्स क्या हैं कि आपने वो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए। और साथ-साथ इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, तो इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि आप किस तरह के शेयर्स रखना चाहते हैं, आपकी गोल्स क्या हैं, कि आप ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से डिविडेंड हासिल करना चाहते हैं या आप ऐसे शेयर में सरमायाकारी करना चाहते हैं जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकें या डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकें। तो ये बहुत सारी अप्रोचेज़ होती हैं, कुछ ट्रेडर्स की होती हैं, कुछ इन्वेस्टर्स की होती हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि शेयर्स को सेलेक्ट करते हुए कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को देखना होता है। ऐसी कंपनीज़ का इंतखाब किया जाए जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हों, जिनके बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हों, जो कि फ्यूचरिस्टिक कंपनीज़ हों और जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके इस चीज़ के लिए बारे में श्योर हों कि वक़्ती तौर पे अगर अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं इकॉनमी के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उससे वो रिकवर कर जाएँगी और लॉन्ग रन में वो आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट दे सकेंगी। इसके लिए कंपनीज़ की जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको भी देखना होता है, कंपनीज़ की जो डिफरेंट किस्म की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको देखना होता है और साथ-साथ जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, उनको आपने स्टडी करना होता है जिससे आपको बेहतर तौर पे आइडिया होता है, कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, उनका बिज़नेस कैसे ग्रो कर रहा है। क्योंकि उनका जो एक्चुअल बिज़नेस है उसी की बेस पे फिर आप जो उनकी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग है यानी उनकी शेयर्स की जो ट्रेडिंग है, उसको भी फ़ोरसी कर सकते हैं कि वो कैसे आगे जा सकती है। इसके बाद जो दूसरा सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है वो ये है कि मौजूदा जो पाकिस्तान की मुल्की, माशी और सियासी सूरत हाल है और एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की एक फ़ज़ा कायम है। तो क्या इस सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में नई सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और साथ-साथ इससे मिलता-जुलता एक और सवाल था कि अगले 2-3 माह में या अगले चंद माह में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो केएसई 100 इंडेक्स है उसको हम मुमकिना तौर पे कहाँ देख सकते हैं? तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मुश्किल सिचुएशन में है और टफ़ हालात का सामना है। हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो 7 बिलियन से नीचे आ चुके हैं और जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है और बहुत सारी इंपोर्ट्स के ऊपर भी कदगने हैं। ये सारी चीज़ें हैं और पाकिस्तान के अंदर फिर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो एक अनार्की की सी सूरत हाल बनी हुई है, इंस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में। तो ये सारे फैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर इन जनरल सारे ही बिजनेसेस को और ख़ास तौर पे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं, इसके हवाले से ये जानना ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में रिस्क एपेटाइट क्या है और रिस्क टॉलरेंस यानी कितनी है और आपकी इन्वेस्टमेंट की गोल्स क्या हैं। अगर तो आपका किचन इसी पैसे से चल रहा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर इस सूरत हाल में तो आपको इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन अ वेरी शॉर्ट टर्म आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक मार्केट से कोई आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं जिससे आप अपना किचन रन कर सकते हैं या रोज़मर्रा के आपके अखराजात को पूरा किया जा सके। लेकिन वो लोग कि जिनके पास ऐसी कुछ रकम है जिसको वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इन अ वेरी नियर फ्यूचर उस पैसे को निकालने की ज़रूरत नहीं होगी और वो ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में 2 साल 5 साल, क्योंकि जो भी मुश्किलात आती हैं ये फॉरएवर नहीं होती। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें तो माज़ी के अंदर भी इवन कि 98 में जब पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी थी उस वक़्त भी देखें या उससे पहले और उसके बाद हमेशा देखें
तो पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल हालात आएँ, किसी न किसी तरीके से उससे वो निकल ही आता है। दोबारा ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वक़्ती तौर पे एक इस्तेहकाम ज़रूर देखने को मिलता है। क्योंकि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफ़िकल पोज़ीशन है और साथ-साथ जो स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन है पाकिस्तान की, और एक बीइंग एन एटॉमिक पावर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंटरनेशनली अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारी ऐसी फ़ोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं, दोस्त ममालिक भी आप इनको कह सकते हैं, कि जो पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने में हमेशा अपना किरदार अदा करते रहे। तो इस लिहाज से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में पाकिस्तान खुदा न खास्ता नहीं जाएगा और पाकिस्तान दोबारा से रिकवर होगा। अभी भी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान को कोई इमीडिएट सपोर्ट एक्सपेक्टेड है सऊदी अरेबिया से और कुछ दीगर मुल्कों से। और उसके बाद आईएमएफ के प्लान, जो हमारा आईएमएफ के साथ बात मुज़ाकरात हैं, वो भी चल रहे हैं। वी कैन एक्सपेक्ट सम बेटर न्यूज़ आउट ऑफ दैट एज़ वेल। और बहुत सारे कर्ज़े ऐसे हैं पाकिस्तान के जिनको रोल ओवर होने की और उनको थोड़ा-सा डिले करने की बातें हो रही हैं, और डिफरेंट दीगर टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात हो रही हैं। तो इस सूरत हाल में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें थोड़े अर्से के बाद बेहतर हो सकती हैं। तो अगर आप कुछ सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग रन के लिए, तो फिर तो ये इसको मैं एज़ एन अपॉर्च्युनिटी आपके लिए कहूँगा कि आप ज़रूर अच्छी कंपनीज़ में, ऐसी कंपनीज़ में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसमें इन्वेस्ट करें। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बहुत शॉर्ट टर्म का है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इस वक़्त केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगले चंद माह में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो केएसई 100 इंडेक्स है, इसको मेरी नज़र में अगर इस महीने में जिस तरह कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से 3 टू 4 बिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट के फिगर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो मिल जाते हैं और पाकिस्तान को कुछ मज़ीद रिज़र्व्स में इज़ाफ़ा हो जाता है, और आईएमएफ से भी अगर बात जनवरी, आई थिंक जनवरी के मिड में मज़ीद इसके ऊपर कोई हमें अपडेट्स मिलेंगी, तो अगर वहाँ भी कुछ बेहतरी की हमें सूरत हाल नज़र आती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट के स्टॉक मार्केट जो इस वक्त जो इसका करंट जो इंडेक्स के नंबर्स हैं 42,000 के आसपास, तो इसको सस्टेन कर सकता है, या इसमें प्लस हो सकता है 1000 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स मज़ीद ऊपर जाके फिर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हम देख सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये सूरत हाल, ये चीज़ें बेहतर नहीं होती और पाकिस्तान के रिज़र्व्स मज़ीद डिप्लीट होते हैं और कोई बैरूनी इमदाद पाकिस्तान को नहीं मिलती, तो फिर ये मज़ीद नीचे जा सकता है। बहरहाल हमें पॉज़िटिव सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए। स्टॉक मार्केट से हट के भी हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो। तो वी ऑन द पॉज़िटिव नोट यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें इंशाअल्लाह अगले कुछ महीनों में क्लियर होंगी, बेहतर होंगी। इलेक्शन के हवाले से पॉलिटिकली भी जो एक पाकिस्तान के अंदर एक अफरा-तफ़री का सा माहौल है, तो वी कैन एक्सपेक्ट के कुछ मज़ीद उसमें भी क्लैरिटी आएगी इलेक्शंस की। अगर शेड्यूल अनाउंस होता है, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर भी कमी आएगी। और स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट ताल्लुक होता है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी है उसके साथ। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो फिर इन्वेस्टर्स का भी एतमाद बढ़ता है और उसकी वजह से वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। जब वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं, तब ही स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ऊपर जाता है। इसके बाद एक और सवाल है कि स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग कैसे करनी चाहिए, एवरेजिंग कब करनी चाहिए और कब इसको अवॉइड करना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस हवाले से सबसे अहम चीज़ ये है कि एवरेजिंग करनी कैसे है, उसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, कि आप एक स्पेसिफ़िक अमाउंट हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहते हैं और उसमें ऑटोमैटिकली फिर आपकी एवरेजिंग हो जाती है। लेट्स सपोज़ आपने एक शेयर खरीदा ₹50 का, अगले महीने और हर महीने की 5 तारीख को लेट्स सपोज़ कि आप उसमें मज़ीद कुछ एवरेजिंग करते हैं या मज़ीद उसके शेयर्स खरीदते हैं। तो आज अगर आपने किसी एक महीने की 5 तारीख को लेट्स सपोज़ के 500 शेयर्स खरीदे ₹50 में, अगले महीने की 5 तारीख को उसके शेयर की प्राइस ₹45 है, तो आप मज़ीद उसके उस हिसाब से उतनी ही अमाउंट के शेयर्स खरीदेंगे, तो आपको थोड़े ज़्यादा शेयर्स मिल जाएँगे क्योंकि प्राइस नीचे आ गई है। फिर अगले महीने की 5 को दोबारा अगर आप उसकी लेट्स सपोज़ के प्राइस 55 पे चली गई है, तो आप फिर से उसके उतने ही अमाउंट के शेयर खरीद लेंगे। अब आपको थोड़े से कम शेयर्स मिलेंगे अगर सेम अमाउंट आप यूज़ करते हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी एवरेजिंग होती रहेगी, और ये कब कैसे करनी है कि आपने देखना है कि स्टॉक मार्केट में जिस शेयर के लिए आप एवरेजिंग कर रहे हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स में तो कोई चेंज नहीं आ रही, खुदा ना खास्ता। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, कंपनी का इन जनरल जो एक्चुअल बिज़नेस है वो डैमेज हो रहा है, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं और उसमें रिकवरी के चांसेस भी नहीं है, या कंपनी खुद बज़ाते खुद किसी ऐसी क्राइसिस का शिकार है कि जिसमें आपको लगता है कि कंपनी शायद अब बेहतर तौर पे आगे बिज़नेस नहीं कर पाएगी,
कंपनी की मैनेजमेंट के हवाले से, कंपनी की पॉलिसीज़ के हवाले से या कंपनी के स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, तो फिर उसमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस कंपनी के शेयर्स के बारे में आप डेड श्योर हैं कि आगे वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे है, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसके जो पिछले कुछ सालों की ईपीएस हिस्ट्री है वो देखें तो आप कंटिन्यूसली आप उसको ग्रोथ नज़र आ रही है, फिर कंपनी अपनी कॉस्ट को भी बेहतर तौर पर मैनेज कर रही है, कर्जे भी उस पर इंटरेस्ट बियरिंग जो लोन्स है वो भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं तो आपको फिर उसमें एवरेजिंग करते रहना चाहिए और उसका आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रहे कि अगर आप किसी कंपनी को आँखें बंद करके उसमें एवरेजिंग करते रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है क्योंकि आप बहुत नीचे आ सकते हैं। लेट्स सपोज़ किसी कंपनी का शेयर ₹300 का है, आप कहते हैं कि मैंने उसमें एवरेजिंग करते रहना है, होते वो अगर वो 100 से भी नीचे आ जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए यू नीड टू बी विजिलेंट, यू नीड टू बी स्मार्ट व्हेन एवरेजिंग। रुपी कास्ट एवरेजिंग के लिए हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वो भी देख सकते हैं, वो आपको बेहतर तौर पे इस हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। इसके बाद एक और सवाल है हमारे एक सब्सक्राइबर का कि इंटरेस्ट रेट में जो इज़ाफ़ा होता है इसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हैं उसमें कोई तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट या दुनिया में कहीं भी जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो उसका स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव असर पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो सेविंग्स या सर्टिफिकेट्स हैं, जो उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स के जो मेथड्स होते हैं उसकी तरफ टिल्ट हो जाते हैं, उस तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ले जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाता है। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट के इन जनरल बात करूँ, क्योंकि हम बतौर मुसलमान तो ये समझते हैं कि सूद हराम है और हम तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में जब जो लोग बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि उनको अगर फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन जनरल भी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं किसी मुल्क के अंदर तो उसमें कमी आती है, क्योंकि लोग या जो भी कंपनीज़ होती हैं या इन जनरल जो आवाम होती है, उनकी बाइंग पावर कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि अब वो बैंक से या कहीं से भी अगर लोन लेंगे तो उनको ज़्यादा उसके ऊपर सूद देना पड़ेगा, तो इस वजह से वो लोन्स कम लेते हैं, और जब पैसा कम मार्केट के अंदर फ्लोट होता है इस वजह से, तो फिर ऑटोमेटिकली एक बिज़नेस स्लो डाउन हमें देखने को मिलता है। जब बिज़नेस स्लो डाउन होता है तो स्टॉक मार्केट पे भी उसका नेगेटिव असर पड़ता है। एक और वजह ये भी होती है कि स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनीज़ लिस्टेड हैं, जो बिज़नेस कर रही हैं, उन्होंने भी तो बहुत सारे लोन्स उठाए होते हैं, तो उनको भी जब लोन्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव असर डालते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, चूँकि वो तो हमारे डिपॉज़िट्स लेके बैठा होता है, तो उसके पास तो पैसा होता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रॉफिट्स में इजाफा होता है। लेकिन ये भाई का सवाल ये था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी जो बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर हैं उसमें कोई हमें ऐसा तेज़ी देखने को नहीं मिली, तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और एक क्राइसिस की सी सूरत हाल है, पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट के हवाले से बातें हो रही हैं, अफ़वाहें भी हैं और बातें भी हैं, और कुछ हद तक हमें रियलिस्टिकली भी देखें तो जो रिज़र्व्स हैं उसमें ख़तरनाक हद तक कमी आ चुकी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट इन जनरल चल ही नहीं रही। तो जब पूरी मार्केट ही इस तरह की सिचुएशन में हो तो उसमें फिर बैंकिंग सेक्टर या कोई दूसरा सेक्टर जो कि इससे फ़ायदा उठाना पोटेंशियल इसको फ़ायदा होना चाहिए था, उसको भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। और सारी मार्केट ही एक गुम-वगू की सी सूरत हाल में और एक ऐसी सिचुएशन में होती है कि जहाँ पर कोई भी सेक्टर अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर रहा होता। बहरहाल, जब भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का ये फैक्टर कुछ कम होता है, तो आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर समेत बहुत से जो अच्छे सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स हैं, वो चलना शुरू हो जाएँगे। इसके बाद एक और सवाल है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी नया शख्स, जैसे कोई स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या कोई भी इन जनरल आम आदमी है, वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसका तरीकाकार क्या है? ये सवाल उन लोगों की तरफ से होता है जो कि बिल्कुल ही नए होते हैं, जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें, जो ऑथराइज़्ड ब्रोकर हैं, उनमें से किसी अच्छे ब्रोकर के साथ आप एक अकाउंट खोलें, और उसके बाद जब आप स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खोल लेते हैं, तो आपका अकाउंट सीडीसी सब अकाउंट होता है, और उसके बाद ब्रोकर आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है या फिर वेब टर्मिनल देता है, जो दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो उसके थ्रू बड़े कन्वीनिएंट तरीके से आप ऑनलाइन ही अपने जो भी शेयर्स होते हैं उनको सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं,
अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी उन्होंने फैसिलिटीज़ और ऑप्शंस दिए होते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर वो आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं और बैंक अकाउंट के थ्रू आप जो है ना पैसे उसके अंदर डाल सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही कन्वीनियंट है, और कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान एक रेज़िडेंट है पाकिस्तान का तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इवन नॉन रेज़िडेंट्स भी रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए इसको यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं या हाउस वाइफ्स वगैरह हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं ये इसके इनके लिए एक और ऑप्शन, बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है सहूलत अकाउंट का। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का सहूलत अकाउंट, जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, वो भी बना के आसानी से अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सहूलत अकाउंट के हवाले से भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर या फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं उनके, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने प्रोवाइड किए थे, और अभी जो बदस्तूर कायम है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो आपका जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या फिर कन्वेंशनल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया। उसमें आप पाकिस्तानी रुपी के अंदर फॉरेन करेंसी में अगर बात करें तो यूएसडी के अंदर, ब्रिटिश पाउंड के अंदर और यूरो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। तो डिपेंडिंग कि आप किस टेन्योर के लिए करते हैं उसके हिसाब से आपको उस पे प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं बेस्ड ऑन द करेंसी। और पीकेआर में अगर करते हैं तो उसकी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो भी बढ़ाए हैं, जबकि डॉलर में अगर बात करें तो 5.5 से 7% तक। इसी तरह यूरो और जो ब्रिटिश पाउंड है उसके अंदर भी उस करेंसी के हिसाब से प्रॉफिट रेट्स वहाँ पे डिसाइडेड है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है जिसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी आसानी के साथ सरमायाकारी कर सकते हैं। आप अपने बैंक की जो ऑनलाइन बैंकिंग है, जिस बैंक में भी आपने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला है, उस पे जाके वहाँ से आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ब्रोकर सेलेक्ट करके आप अपना अकाउंट सीडीसी अकाउंट खोल सकते हैं, और उसके बाद फिर उसी अकाउंट के ज़रिए आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वक्ती तौर पे जो पाकिस्तान की इकानमी है उसको देखते हुए बहुत सारे लोग शायद इससे कतरा रहे होंगे, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो अगर आपके पास बाहर इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट में हैं, सऊदी अरेबिया में या इस तरह की कंट्रीज़ में। तो सऊदी अरेबिया में अगर बात करें तो आप लीगल तरीके से एज़ सच अगर आप एम्प्लॉयमेंट के वीज़ा पे हैं वहाँ पे, तो शायद कोई इस तरह का बिज़नेस नहीं कर सकते वहाँ पे। हाँ, वहाँ की स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस हवाले से भी मैंने कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों का प्रेफ़रेंस ये होता है कि पाकिस्तान में वो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें, पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके लिए स्टॉक मार्केट, इस्लामिक सर्टिफ़िकेट्स और ये ऑप्शंस हैं उनके पास। प्लस वो जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बड़े कन्वीनिएंट तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अवेल कर सकते हैं, और इसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ-साथ पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि किसी भी कंपनी के स्टॉक की फेयर वैल्यू निकालने का सादा और आसान सा तरीका क्या है, जिसके ज़रिए हम देख सकें कि कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है या ओवर प्राइस्ड है। तो इसमें ऐसे है कि जो आपने चूँकि ये पूछा कि सादा और आसान तरीका, अगर सादा और आसान से हट के बात की जाए तो जो डीसीएफ मॉडल होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, उसके ज़रिए आप इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकालते हैं वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है। लेकिन सादा तरीके की अगर बात की जाए जिसको एक आम लेमैन भी कर सकता है, तो वो सिंपल तरीका ये होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो देखी जाए। किसी भी कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर उस सेक्टर की दूसरी कंपनीज़ या उससे जो रिलेटेड कंपनीज़ हैं सेम बिज़नेस की, उनसे अगर कम है तो आप उसको आप अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। और अगर किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू अपने कंपेटिटर्स की या उस सेक्टर की दीगर कंपनीज़ के शेयर की प्राइस से ऊपर की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है उससे ज़्यादा है,
तो उसकी बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वो शेयर इस वक्त ओवर प्राइस्ड है, इसलिए उसके अंदर उस वक्त आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशो एक अच्छा सिंपल और आसान सा तरीका होता है जिसके ज़रिए आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू को भी आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू से अगर कोई शेयर नीचे ट्रेड हो रहा है तो उसको भी आप कह सकते हैं कि पोटेंशियली ये एक अच्छी बाइंग रेंज के अंदर है, और अगर बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड हो रहा है तो फिर उसका मतलब ये होगा कि ये थोड़ा-सा महँगा मिल रहा है। तो ये आसान तरीका है, लेकिन अगर बेहतर तरीके की बात की जाए तो उसमें जो डीसीएफ मॉडल के ज़रिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद जो अगला सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है वो ये है कि क्या आपका जो ये मुझसे पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन से सवाल किया गया है कि क्या आपका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई एजुकेशनल कोर्स या कोई पेड सर्विस है कि जिससे हम इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो एज़ सच अगर अभी मैं बात करूँ तो कोई एजुकेशनल कोर्स या इस तरह की चीज़ तो नहीं है, लेकिन पेड सर्विस ज़रूर है जिससे बहुत सारे लोगों ने इस्तेफादा हासिल भी किया है, जिसमें बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो रिव्यू और आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको प्लान करने के लिए एक प्रॉपर वन टू वन सेशन होता है ज़ूम के ऊपर, जिसमें जो भी लोग उस इंटरेस्टेड होते हैं उनको एक कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको असेस किया जाता है और उसकी बेस पे उनको फिर वहाँ पे बेहतर तौर पे एक कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट बना के उनको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च कि उनको किस तरह की अपने पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस करनी चाहिए, किस तरह की बाइंग करनी चाहिए और किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल एड्रेस है उस पर रब्ता कर सकते हैं और उस पर आपको फर्दर डिटेल्स फ्राहम की जाएंगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिनको आज की इस वीडियो में डिस्कस किया गया। अगर कुछ आपके सवाल रह गए हैं तो उनको अगली वीडियो में कवर किया जाएगा, और अगर कोई भी मज़ीद सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके सवाल के अगली वीडियोज़ में इस सीरीज़ के अंदर जो वीडियोज़ हैं उसमें जवाब दिए जाएँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।